गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज जो है वो हम सेक्शन सी के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और सेक्शन सी में जो है वो इसका टाइटल है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आपकी बुक में जो है वो चैप्टर नंबर 5 है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसके जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो क्या रहेंगे, ये मैंने आपको पहले भी जो है वो सेंड किए थे। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो आप एक लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है, ये आपको 12th की बुक में भी मिल जाएगी। फिर आता है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि डिस्कस द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये इजी है, ये भी 11th का क्वेश्चन है। फिर आपको आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताओ। ठीक है, उसके क्या वेरियस पॉइंट्स हैं और उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाएगा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल सिस्टम में। ठीक है, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना होता है 6 और टेट्राहेड्रल में मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे पास आता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपको ऑक्टाहेड्रल में निकालनी पड़ती है और फिर आपको टेट्राहेड्रल में कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसका एक न्यूमेरिकल आपको कंपलसरी है, इसका न्यूमेरिकल आपको आएगा ही आएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए। और यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है वो अभी हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को अप्लाई करेंगे और फिर इसको टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर और टीबीपी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन 3 सिस्टम में जो है वो आपको अप्लाई करना है। 2 ये ऊपर हो गए और 3 ये बाद में हो गए। तो इसमें आपको डायग्राम और स्प्लिटिंग पैटर्न बताने होते हैं और ये दोनों की आपको CFSC सिलेबस में है। ठीक है, फिर हम इसको रिलेट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एप्लीकेशन से आपको बताना है कि कोई गिवन कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, आपको पता है पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और डायमैग्नेटिक जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी जो है वो हम इससे कोरिलेट करते हैं। और 2 क्वेश्चंस जो है वो आपके बचते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। और कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें आपको एक कॉपर का या टाइटेनियम का कोई कॉम्प्लेक्स होता है उसका ये कलर पूछता है और वो उसकी लिमिटेशंस भी आपसे पूछता है। इसी में जो है वो आपको एक फिनोमिना है उसको बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, तो इन पूरे सिलेबस से आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन नंबर सी में आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है जो आपको आता होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट करवाऊंगा अब आपको मैं। तो शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल आपको ड्रॉ करनी है कि कैसे आप इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो जब भी आप शेप ऑफ डी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले आप जो है वो आपको पता है डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से एक एक्स एक्सिस, एक जेड एक्सिस आपने ऐसे ड्रॉ करनी है वर्टिकल, और बाई एक्सिस आपने, है ना, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने 5 डायग्राम एक जैसी बना लेनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक जैसे डायग्राम्स हैं ये मैंने आपको तरीका बताया। पेपर में नहीं आपने ऐसे ड्रॉ करनी, पेपर में आपने जब ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे 5, फिर आपने डायरेक्ट इन्हीं पे स्ट्रक्चर्स बना देने हैं डी ऑर्बिटल्स के। ठीक है, मैंने वो आगे बनाए हुए हैं देखो। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो मेरे पास जो हैं वो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। ठीक है, और जो लोब्स होती हैं आमने सामने, तो वो उन पे सेम साइन होता है। ठीक है, क्लोवर शेप होते हैं ये। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। एक्सियल वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो जिनकी लोब्स जो है वो एक्सिस पे लाई करती है, जैसे dx² - y² एंड dz²। तो इन दोनों की लोब्स जो होती हैं वो एक्सिस पे लाई करती हैं, एक्स और बाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे। और नॉन एक्सियल वो होते हैं जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस लाई करती है, लाइक dxy, dyz, dxz, है ना, लोब्स दी लाई बिटवीन द एक्सिस। dz² का थोड़ा ध्यान रखना, dz² जो होता है वो बेसिकली 2 ऑर्बिटल्स का कम्बिनेशन होता है, dz² - x² प्लस dz² - y²। ये माइनस साइन नहीं होता बल्कि ये डेजिग्नेशन होती है एक हाइफन की तरह, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस माइनस में कर रहा हूँ। तो जब भी हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा dz² और मेरे पास जो है वो -x² - y²। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछ लिया जाता है कि dz² जो होता है ये किसका कम्बिनेशन होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये इनको जिराड बोला जाता है डी ऑर्बिटल्स को, क्योंकि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो अनजिराड होता है, एस जो होता है वो भी जिराड होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि, है ना, कई जगह हम बर्ड यूज़ करते हैं जी सबस्क्रिप्ट, है ना, तो इसका मतलब होता है जिराड। ठीक है, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। अभी आपको बता दूंगा इसमें। तो देखो, आपने वो पहले 5 डायग्राम रफ ड्रॉ कर लेनी है एक जैसी, फिर आपने लोब्स बनानी है। तो लोब्स बनाने का तरीका कैसे है, देखो जैसे dxy है तो आपने x और y के बीच में लोब बनानी है। तो देखो पहले लाइन ढूंढनी है आपने, ये x है और ये y है, तो इधर लोब बना दो। ये x और y है, इधर भी इसके अपोजिट लोब बना दो।
तो सेम लोब पे साइन कैसा होगा, इस पे पॉजिटिव है तो इधर भी आपको पॉजिटिव मिलता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। मीन्स आप इधर से इधर को जाओगे तब भी पॉजिटिव मिल रहा है, इधर से इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे तब भी पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो एक लाइन के क्रॉस अगर आपको सेम साइन मिल रहा है तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है। तो इसी को हम बोल देते हैं कई बार कि ये ऑर्बिटल जिराड है मेरे पास। ठीक है, इनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन एलिमेंट होता है। ठीक है, वैसे ही आप एक और आपको ढूंढनी पड़ेगी, हमारा ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, तो एक मेरे पास ये एक्स है और ये मेरे पास एक वाई है, तो इन दोनों के बीच में आपको ये ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये लगता है कि ये जेड एक्सिस पे नहीं है, ये एक इसके जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये इसमें लाई करता है डी एक्स वाई और ये डी एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स और ये वाई है ना, तो यहाँ से इसको टच करते हुए आपने ये बना देना डी एक्स वाई, है ना। तो इस तरीके से डी वाई जेड, तो कोई बात नहीं, डी वाई जेड ये बाई है और ये जेड है, तो इन दोनों के बीच में बना दो, ये बाई और ये जेड है, डी वाई जेड। एक और आपको ढूंढना है, देखो ये बाई है और ये जेड, ये वाला हमारा कवर हो गया। एक और आपको बाई और जेड ढूंढना है, तो कैसे आप ढूंढोगे, ये बाई और ये जेड। ठीक है, तो ये लोब इस प्लेन में होती है, बाई जेड प्लेन में। ठीक है, एक जेड ये है और एक बाई ये है, तो ये लोब इस प्लेन में होती है। अब ये 3D में ज़्यादा समझ आता है आपको, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपको लगता है कि सर ये तो एक्सिस पे है, ये एक्सिस पे नहीं होती है, बाई जेड प्लेन में होती है। एक्स एक्सिस तो वैसे है, लेकिन ये प्लेन है हमारे पास, ये बाई जेड है ना, तो वो बाई जेड प्लेन में नीचे को होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, बट कॉपी में फिर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, डी एक्स जेड, तो ऑब्वियस ही बात है, एक्स जेड का मतलब ये भी नॉन एक्सियल होता है, ये भी नॉन एक्सियल है। नॉन एक्सियल मतलब जिनमें लोब्स बिटवीन द एक्सिस लाई करती हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि अब ये है ना एक्सिस पे लाई करे, तो एक्स जेड के बीच में बना लो, ये जेड ऐसे ढूंढना है अपने, ये एक्स और ये जेड, तो लोब आप ऐसे बना दो, 2 डायमेंशन में ऐसे ही बनेंगे। फिर एक और एक्स जेड आपको ढूंढना है, तो देखो एक एक्स ही है, एक जेड ही है, एक लोब इधर आ गई, ये एक्स इधर है, एक जेड इधर है, तो एक लोब इधर आ गई। ठीक है, साइन आपने बना देना है कॉरस्पॉन्डिंग। फिर आता है जी आपका डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये तो क्लियर है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर ये एक्सियल होते हैं, तो मतलब इनमें लोब्स एक्सिस पे होती हैं। तो ये एक्स वाली आ गई, ये वाई वाली आ गई, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। फिर आता है आपके पास डी जेड स्क्वेयर, तो डी जेड स्क्वेयर ये कम्बिनेशन होता है, तो इसमें जो होता है वो 2 टाइम्स जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो जेड एक्सिस में होती है एज़ कम्पेरिजन टू एक्स और वाई के। तो ये वाली लोब कंप्लीट बना दी मैंने। ठीक है, जेड वाली। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में जो है इस एक्स एक्सिस में बाई में मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो वो डोनट शेप का जो है वो मेरे पास यहाँ पे रिंग जैसा बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं समझ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, 3 ये हो गए नॉन एक्सियल मतलब जिनकी लोब्स लाई करती है बिटवीन द एक्सिस, और एक्सियल वो होते हैं जिनकी लोब्स लाई करती हैं ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है, फिर आप जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको 5 नंबर का याद आता है कि एक्सप्लेन द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो वो ड्रॉ करके आओ, थोड़ा बहुत उनके बारे में लिख के आओ, है ना, कि ये जिराड होते हैं। ठीक है, इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, इनमें एक्सियल होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। ठीक है, एटसेट्रा, आप इसमें कहानी लिख सकते हो सारे। अब पहला क्वेश्चन आपको जो मेन बनता है वो है एक्सप्लेन द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसके वेरियस पोस्टुलेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो अभी ना ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है ना ये टेट्राहेड्रल की बात कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन जो इसके पोस्टुलेट्स हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, ये थ्योरी दी थी एच बी ब्लैक ने। ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, बॉन्डिंग को बताने के लिए जो थी वो थ्योरी दी थी। आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, लिगेंड के बारे में पढ़ा, बीबीटी थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो बीबीटी थ्योरी इससे पहले की जो थ्योरी थी वो जो लिनियस पॉलिंग ने दी थी, वो बोलता था कि बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट होता है, वो बोलता था कि ओवरलैप होता है उसमें। ठीक है, ऑर्बिटल्स का, तभी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन इस थ्योरी में जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, ये बीथे और ब्लैक ने दी थी, इन्होंने मेनली ये बोल दिया कि बॉन्ड जो होता है वो आयनिक होता है। वो कैसा होता है, 100% आयनिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती हैं उसमें। ठीक है, तो यही इन थ्योरी के जो वेरियस पोस्टुलेट हैं 1 by 1 स्टडी करते हैं। तो ये पहला पोस्टुलेट बोलता है कि द ट्रांजिशन मेटल एटम इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स कंटेनिंग द लोन पेयर्स। ठीक है, तो आपको पता है लिगेंड्स में लोन पेयर होते हैं, तो इट इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स कंटेनिंग लोन पेयर। द ट्रांजिशन मेटल एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, एंड द लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। तो दोनों को, जो आपका जो मेटल आयन होगा, ठीक है, और जो आपका लिगेंड होगा, इनको क्या कंसीडर कर लिया, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो, जैसे मान लो
कि ये मेटल है और ये लिगेंड, तो इसको एक पॉइंट मान लेगा, इसको पॉइंट चार्ज और इसको भी पॉइंट मान लेगा वो, ठीक है। तो एक पॉइंट के रूप में उसने उसको मान लिया ना, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा था 12th में, तो वो उसको अज्यूम करता था चार्ज को कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन जो मेटल आयन होगा और जो लिगेंड होगा, लिगेंड आपको पता है नेगेटिवली होता है, पॉजिटिवली भी होता है, ठीक है। तो जो मेटल आयन है और जो लिगेंड है वो भी चार्ज है, तो जो अट्रैक्शन होगी, नेचर ऑफ अट्रैक्शन होगी आयन आयन, ठीक है। अगर मेटल आयन है और लिगेंड आपका न्यूट्रल है, तो मेटल आयन की वजह से तो आयन इंटरेक्शन होगी, और जो न्यूट्रल लिगेंड होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा उसकी वजह से कैसी अट्रैक्शन हो जाएंगी, डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना कि दो तरीके की अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं, आयन आयन और आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली दो टाइप्स की जो हैं वो मेरे पास, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि दो तरीके की मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का दो तरीके का मेरे पास कॉन्सेप्ट है। एक तो है वो मेरे पास इंटरेक्शन हो रही है मेटल और लिगेंड के बीच में। उसके बाद ये बोलता है कि द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड इज 100% आयनिक, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अब ये बोलते हैं कि लिगेंड ऑल्सो कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे पोजेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि लिगेंड के अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करती है कि जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको क्या कर देती है, ये स्प्लिट कर देती है, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट कर जाती है। इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी भी मेटल आयन में कोई लिगेंड नहीं है, मान लिया हमने कि वो मेटल आयन अकेला है, उसके पास कोई लिगेंड नहीं है, तो जो मेटल के 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, अब ध्यान ये रखना कि ये ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, डी ऑर्बिटल्स होंगे। ये थ्योरी अप्लाई किसके लिए थी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। तो जब भी वो इन द अब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड मेटल आयन होता है, तो उसके जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इन सब की एनर्जी सेम होती है। इन सब की एनर्जी सेम होने का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज विच आर हैविंग द सेम एनर्जी, ठीक है। फिर ये बोलता है कि अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तो लिगेंड्स होते हैं, तो ये बोलता है कि जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, तो ये एक थ्योरी एज्यूम कर रहा है, ये इस तरीके से सोच रहा है कि पहले मेटल आयन अकेला है, अब ये बोल रहा है कि जैसे लिगेंड आएंगे, है ना, जैसे हम घर में प्रेजेंट है, कोई गेस्ट आ रहा है, तो गेस्ट आपको ऑब्वियस ही पता है वो रास्ते से ही आता है ना। अब ऐसा गेस्ट तो कोई रेयर ही होता है ना, कि कोई खिड़की से आ रहा है ना, या कोई ऊपर रोशनदान है उससे घुस रहा है, ठीक है। तो जो लिगेंड है वो भी जो है वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन से जो है वो अप्रोच करते हैं मेटल आयन को, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, और जैसे ही वो अप्रोच करते हैं तो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं इस लिगेंड फील्ड से, तो जिसकी वजह से उनकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, और जैसे ही उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी वो टूट जाएंगे 2 सेट में, और दे बिकम नॉन डीजनरेट। तो उनकी डीजनरेसी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। डीजनरेसी लॉस्ट होने का मतलब हो गया कि पहले वो एनर्जी सेम थी, लेकिन अब उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो 5 ऑर्बिटल इकट्ठे प्रेजेंट थे। तो ऐसे ऑर्बिटल को बोलते हैं नॉन डीजनरेट, ठीक है। नॉन डीजनरेट मेरे पास सेट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोज ऑर्बिटल्स विच लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन and their energy becomes higher, while those metal d orbital which lies between the axes will experience less repulsions, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये हो गया कि जैसे लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल आयन को, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वो मेटल के डी ऑर्बिटल जो उसके रास्ते में आएंगे, है ना, जैसे मान लो डी ऑर्बिटल लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, अब डी ऑर्बिटल तो 5 है, अब 5 में से भी जो ऑर्बिटल लिगेंड के रास्ते में आ गया, डायरेक्ट रास्ते में आ गया, तो उसके साथ रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, और वो डी ऑर्बिटल की एनर्जी रेज कर जाएगी। और वो जो डी ऑर्बिटल जो कहीं साइड में रह गए, जो डायरेक्ट उसके रास्ते में नहीं आए, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जो है वो आपके पास वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। अभी कौन सा लिगेंड जो है वो, कौन सा मेटल का ऑर्बिटल जो है वो लिगेंड के रास्ते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको पता लगेगा जब आप उसकी ज्योमेट्री से डिस्कस कराओगे, कि आप ऑक्टाहेड्रल का केस ले रहे हो, आप टेट्राहेड्रल का केस ले रहे हो, आप स्क्वायर प्लेनर का केस ले रहे हो, आप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का केस ले रहे हो, वो अलग अलग जो है वो ओरिएंटेशंस होती है लिगेंड्स की, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 बाय 1 इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन पहले ही इसके पोस्टुलेट्स थे। अब जो स्प्लिटिंग ऑफ 5 डी ऑर्बिटल जो होती है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड किसकी, लिगेंड की।
और क्रिस्टल किसका था, मेटल का। तो वो जो फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग हो गई उसमें, उसको हमने क्या नाम दे दिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। किसकी स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। द मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ स्प्लिटिंग विल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड एंड द ज्योमेट्री ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑब्वियस सी बात है कि जो जितनी कितना ज़्यादा जो है वो स्प्लिटिंग होगी, ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कितना स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा लिगेंड स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। या ज्योमेट्री ऑफ द सेंट्रल मेटल लाइन पे भी डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, जितने कम होंगे उतनी कम होगी। जैसे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात करूँ, ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में ऑब्वियस ही बात है कि 6 लिगेंड है, तो वहाँ पे जो है वो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो ज्योमेट्री पे जो है वो ये डिपेंड करती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ स्प्लिटिंग विल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड पे तो करेगी, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कोई वीक होगा, और ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल पे भी डिपेंड करेगी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये थी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रा एंड प्रेफरेंस फॉर ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री जो थी एंड कलर जो था वो बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, दैट आर इजीली एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो इस तरीके के ये वेरियस पोस्टुलेट्स जो है वो मेरे पास आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपको बनता है वो है एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आता है कि आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो है वो क्रिस्टल फील्ड जो है वो स्प्लिटिंग के बारे में बताओ। अब थ्योरी देखो, इसमें आपने कम लिखनी है, डायग्राम ज़्यादा आपने बनाने हैं कि एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो डायग्राम आपने अच्छे से बनाने हैं, प्रैक्टिस करके बनाने हैं, उनमें वैल्यूज़ एंड टर्म्स जो होती हैं वो आपको अच्छे से लिखने हैं। तो कोई बड़ा टफ नहीं है। तो सबसे पहले आपने बेसिक आइडिया पकड़ना है कि मेन चीज़ें क्या हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसमें 6 होते हैं, ठीक है। उसमें मान लो अगर आपको जो है वो यूनिडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है तो उसमें 6 होंगे। बाइडेंटेड लिगेंड हुआ तो वो आपके पास 3 होंगे, क्योंकि एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है तो 3 6 बना देंगे, है ना। तो इस तरीके से तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसमें नंबर ऑफ लिगेंड 6 होंगे, है ना। डोनर एटम 6 होंगे जो करेक्ट वर्ड है, ठीक है। अब वो बाइडेंटेट है चाहे हेक्साडेंटेट है, जो मर्जी है, चाहे यूनिडेंटेट, डोनर एटम मेरे कितने रहने वाले हैं, 6 रहने वाले हैं जिनसे बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वो आपने सेकंड चैप्टर में देख लिया हुआ है डिटेल में कि डेंसिटी क्या होती है। अब आपको ये वाला डायग्राम सबसे पहले बनाना है जब भी आप ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग बताते हो, है ना। तो सबसे पहले आप ये एक्सिस ड्रॉ करो, जेड, ये एक्स और ये बाई। अब ये जो बाई वाली एक्सिस थोड़ी सी क्लोज बनाना जेड के, है ना, इस तरीके से जेड के क्लोज बनाना। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 इस तरीके के इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो 2 लिगेंड बना दिए, इधर को भी 2 इक्वल डिस्टेंस पे लिगेंड बना दिए, ठीक है, ऐसे। और इधर से लेके आपने एक लाइन एज्यूम करनी है, लगानी नहीं है, एक लाइन एज्यूम करनी है, और इस लाइन से बिलो एक एटम यहाँ बना देना है। सिमिलरली एक लाइन ऐसे एज्यूम करनी है आपने, ठीक है, और इससे बिलो इधर को एक एटम बना देना है ऐसे, और इनको जोड़ देना है। जो एटम है और ये एटम बनाया, इनको इसको इससे जोड़ना है, इसको इसके जोड़ना है, इस तरीके स्क्वायर बना लेना है आपने। तो इस तरीके की ऑक्टाहेड्रल एक ज्योमेट्री होती है, और ये अबव द प्लेन बॉन्ड आगे और ये एक प्लेन में बॉन्ड आगे, जो 4 मेरे पास प्रेजेंट है एटम। तो इस तरीके का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेन बात इसमें क्या है कि ये जो गोले गोले मैंने रेड कलर के लगाए ये हैं 6 लिगेंड्स। ऑक्टाहेड्रल में ये 6 लिगेंड्स है। सेंटर में मेरे पास क्या है, मेटल है। अब ये बोलते हैं कि लिगेंड और मेटल के बीच में इंटरेक्शन जो है वो कैसी है, आयनिक इंटरेक्शन है। बॉन्ड कैसा है, 100% आयनिक होता है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग। तो ये बोलता है कि जैसे ही ये लिगेंड जो है वो इसको अप्रोच करते हैं मेटल को, तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है, और कुछ डी ऑर्बिटल जो होंगे वो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। किन की एनर्जी बढ़ेगी, जो इसके रास्ते में आएंगे, अलॉन्ग द एक्सिस आएंगे। तो अब जो है वो इस मुद्दे पे हम बात करते हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल का जो पहला मेन पॉइंट है वो ये है, देखो अब आप इस डायग्राम को समझो। ऑक्टाहेड्रल का मेन पॉइंट ये है कि इसमें जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को, देखो वो कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस इसके लॉन्ग आ रहा है, ये भी एक्स एक्सिस लॉन्ग आ रहा है, ये जेड के लॉन्ग आ रहे हैं 2, ये बाई के लॉन्ग 2 आ रहे हैं। तो ऑल लिगेंड्स अप्रोच द सेंट्रल मेटल आयन अलोंग द एक्सिस। ये बात आपने अपने माइंड में या अपने पेजेस पे लिख लेनी है, इसको रट लेना है कि ऑल लिगेंड्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल में जो हैं वो एक्सिस के लॉन्ग आते हैं। अब आपको आंसर मिल गया। अगर ये एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं तो वो मेटल के डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पे जिनकी लोब्स लाई करती हैं उनके साथ ही ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ज़्यादा रिपल्शन होगी तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और वो ऑर्बिटल जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस लाई करती हैं उनकी एनर्जी इक्वली कम हो जाएगी, ठीक है।
तो इसी थ्योरी के ऊपर ये क्रिस्टल फील्ड जो थी वो बेस्ड थी, और मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है। यही डायग्राम आपको पेपर में बना के आना है जब आपको ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग आती है। तो बहुत ईजी है। देखो, पहले आपने 5 इस तरीके के ऑर्बिटल बना लेने। इनको ना आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, जो आपके जो बॉक्सेस होते हैं ना, उस इस तरीके से भी बना सकते हो उनको, है ना, ऐसे भी बना सकते हो। तो उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, कि इस तरीके से 5 बना। मैंने कई जगह इस तरीके से लिखा है, कई जगह मैंने जो है वो ये राउंड राउंड सर्कल लगाए हैं। तो ये बोलते हैं कि जैसे 5 डी ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल मान लो ये मेटल के डी ऑर्बिटल हैं। मान लो मेरे पास जो है वो कोई लिगेंड नहीं है, कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, अकेली मेटल है। तो ये बोलता है कि ये 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इन्हीं को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो आप ये लिख के आओ, डी ऑर्बिटल इन द अब्सेंस ऑफ लिगेंड फील्ड। इन ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। इन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब ये बोलता है कि जैसे जैसे जो लिगेंड होते हैं वो अप्रोच करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा है, कि जैसे जैसे वो धीरे धीरे अप्रोच करते हैं तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन सब की एनर्जी इक्वली रेज कर जाती है। पहले तो इक्वली रेज कर जाएगी। तो उसका बोलने का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म होती है सारी डायरेक्शन में। तो सारे ऑर्बिटल जो है वो इक्वली एक्सपीरियंस करते हैं रिपल्शन को, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो लिगेंड क्लोजली अप्रोच करेंगे तब उन मेटल डी ऑर्बिटल्स को जो है वो लगेगा पता कि लिगेंड कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो ये फिक्स नहीं होता कि लिगेंड कौन सी डायरेक्शन से आएंगे, ये फिक्स होता है कि कौन सी ज्योमेट्री में लिगेंड कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस अगर वो आ रहे हैं तो फिर इन 5 डी ऑर्बिटल्स में से वो डी ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। वो कौन से ऑर्बिटल थे, एक्सियल कौन से होते हैं, dx² - y² और dz²। तो इन दो की एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस लाई करती है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लिगेंड अलोंग द एक्सिस आए। अलोंग द एक्सिस आए तो उनको कौन टकरेगा सबसे पहले, जिनकी लोब्स जो हैं वो एक्स और वाई जेड एक्सिस पे लाई करती हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये जो 3 ऑर्बिटल वाला सेट बनता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इसको बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। ये भी तो तीनों की एनर्जी सेम है ना, तो इसको ये भी तो डीजेनरेट है, ये आपस में डीजेनरेट है। तो इसको बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी बुक में इसको लिखा होता है T2G। क्या बोल दिया जाता है इसको, T2G। जी का मतलब होता है जिराड, ठीक है। और जो 2 ऊपर बने होते हैं ये आपके पास जो है सेट को बोला जाता है EG। इस सेट को क्या बोला जाता है, EG। तो ये ध्यान रखना, T2G का मतलब होता है dxy dyz और dxz। इनको हमने नोटेशन दे दी EG, ठीक है। dx² - y² को क्या दे दी और dz² को EG। ये जो एनर्जी गैप होता है जिसमें इसको स्प्लिट कर दिया है ना, ये पहले डीजेनरेट थे, इस डीजेनरेट को 2 सेट में तोड़ दिया तो ये क्या बन गए, नॉन डीजेनरेट हो गए। इन दोनों में रिलेशन क्या है, नॉन डीजेनरेट हो गए। तो जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो गैप आया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो इस गैप को डिनोट करते हैं हम डेल्टा ओ से। ये डेल्टा है, ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल के केस में ओ नहीं लगाएंगे, वहां सिर्फ डेल्टा ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो गैप होता है या तो इसको आप डेल्टा ओ बोल दो या इसको 10dq बोल दो, है ना। dq भी एक यूनिट होते हैं। तो इस गैप को क्या मान लिया मैंने, 10dq, ठीक है। अब ये बोलता है कि ये जो सेंटर में लाइन है, ये मैंने इसको आप ऐसे जाने जाना आगे तक, इसका भी सिग्निफिकेंस है देखो। अब ये बोलता है कि जितनी पहले एनर्जी थी मेरे पास 0, बाद में भी मेरे पास जो है वो आफ्टर स्प्लिटिंग इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। तो हमने पैरामीटर कुछ इस तरीके से सेट किए कि अगर मेरी एनर्जी जो है वो ये 5 में से ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये स्टेबलाइज हो गए बाई एन अमाउंट 4dq। तो एक ऑर्बिटल हुआ 4, 2 ऑर्बिटल हुए 8 और 3 ऑर्बिटल हो गए मेरे 12 से, है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल मेरा स्टेबलाइज हुआ 4dq से। तो 3 कितने से स्टेबलाइज हो जाएंगे, 12dq से। तो 12dq ही ऊपर रेज होना चाहिए, ठीक है, तभी नेट मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। अगर इससे स्टेबलाइज हुए तो 12 से ये डिस्टेबलाइज हो जाएंगे ऊपर दोनों वाले। तो तब होगा जब ऊपर वाले की एनर्जी 1 की बढ़ेगी कितने से, 6dq से। तो 2 की कितने से बढ़ जाएगी, +12dq से। तो इस तरीके से जो है वो मेरे पास नेट एनर्जी, अगर जो स्टेबलाइज हुए उसको मैं माइनस साइन लेता हूँ, ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ। तो 6 × 2 +12, नीचे 4 × 3 -12। तो टोटल एनर्जी मेरी क्या रही, 0। इसी को बोला जाता है बैरी सेंटर रूल, ठीक है। ये आपकी बुक में भी होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पढ़ लेना आपने, बैरी सेंटर रूल, ठीक है। तो ये बोलता है कि इट इज़ नोटेड दैट द क्रिस्टल फील्ड
splitting occurs in such a way that average energy of the d orbital does not change. This is known as Barry-Center rule, which is similar to center of gravity rule. This means that the decrease in the energy should be equal to increase in the energy of the other set. ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान रखना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिलते मिलते से हैं, लेकिन इतना जो है वो कोई बड़ा इसमें नहीं है कि कैसे याद रखें। ये गैप को बोला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक अलग फिनोमेना है। उसको जब आप CFSE होती जो लिखते हैं CFSE, उसका मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो कैलकुलेशन है, वो उसका न्यूमेरिकल है, वो उसका न्यूमेरिकल आएगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल, मैं बोल रहा हूँ कि इन ऑर्बिटल्स को जो है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकलती है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करके आओ, और जो 10 dq होता है इज इक्वल टू डेल्टा O के बराबर होता है। अगर डेल्टा O, ये मेरा पूरा डेल्टा O है, तो ये 0.4 डेल्टा O है, 0.6 डेल्टा O है, तो नेट मिला के टोटल उसको मैंने डेल्टा O बोल दिया। प्लस और माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी आपको न्यूमेरिकल में पता चलेगा कि क्या कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, पहले ये ड्रॉ करके आओ। ठीक है, x by z अलॉन्ग द एक्सिस जो है वो आपने लिगेंड ड्रॉ करना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी आपने घर में, और ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। बाकी कहानी वो ही लिखनी है। देखो कि जब इन द सेंस ऑफ फील्ड होगा तो 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम। जैसे स्टार्टिंग में लिगेंड अप्रोच करते हैं, वो स्फेरिकली अप्रोच करते हैं, तो सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो क्लोज आएंगे लिगेंड अलॉन्ग द एक्सिस, तो वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी जो लाई करते हैं अलॉन्ग द एक्सिस, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी बाई एन अमाउंट ऑफ 6 dq। और वो ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो आपके पास डिक्रीज कर जाएगी बाई एन अमाउंट ऑफ 4 dq। ठीक है, और जो गैप होगा उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और उस गैप को डिनोट करते हैं 10 dq से। यही कहानी आपने लिखनी है, और इसको हम डेल्टा O से भी डिनोट करते हैं। O मीन्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है कि 10 dq इज इक्वल टू डेल्टा O। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इस 10 dq की कितना गैप है, ये 10 dq एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, 30,000 होगी, 40,000 होगी, 10,000 होगी, 5,000 होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये निकाल सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होता है वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है कि ज़्यादा गैप क्रिएट करता है डेल्टा O का या 10 dq का, और जो वीक लिगेंड होता है वो कम गैप जो है वो वहाँ पे बना के रखता है। तो स्ट्रॉन्ग गैप का मतलब होता है कि लार्जर 10 dq या लार्जर डेल्टा O नॉट, कब, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्योंकि उसकी फील्ड ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्गली, तो ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करेगा। तो ये सारी कहानियाँ आपने इसमें लिखनी है पॉइंट वाइज। तो आपको डायग्राम अगर क्लियर है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ द d ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2g एंड EG सेट ऑफ द d ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा O। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा O इज इक्वल टू 10 dq। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये 2 ऑर्बिटल हैं, T2g सेट और ये EG सेट। ठीक है, तो ये एनर्जी गैप है, इसको मैंने डेल्टा O बोला। 10 dq को मतलब भी एनर्जी गैप है। आफ्टर स्प्लिटिंग d ऑर्बिटल्स में इनकी कितनी एनर्जी होती है, ये डेल्टा O नॉट की टर्म में, ये dq की टर्म में 4 dq और ये 6 dq, है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लिगेंड जो होते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द पावर ऑफ स्प्लिटिंग, कितनी ज़्यादा उनकी पावर है स्प्लिटिंग कॉज करने की, 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो ज़्यादा गैप क्रिएट करेगा, उनमें डेल्टा O की वैल्यू बड़ी ज़्यादा लार्ज होगी, और इतनी ज़्यादा लार्ज होती है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हो तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, लोअर एनर्जी में आएगा, तो जैसे फिर ये बड़ा भरेगा, अगला भरेगा। अब इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि वो यहाँ पे जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ऐसा होता है कि ये गैप इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से ऊपर जंप नहीं कर पाता, वो पहले इधर ही पेयर हो जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, चौथा ऊपर जाना चाहिए था, चौथा यहीं आ जाएगा, 5वां भी यहीं आ जाएगा, 6वां भी इधर नहीं, जब तक सारे नहीं भर जाते। फिर जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तब जाएगा वो ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं लोअर ऑर्बिटल्स में पहले, जब तक ये ना भर जाए। लेकिन वीक फील्ड में ऐसा नहीं होता। वीक फील्ड लिगेंड में डेल्टा O की वैल्यू बड़ी कम होती है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आता है तो लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, वो वीक है,
वो पेयर नहीं कर पाता, पेयर एक तो स्प्लिटिंग कम है, पेयर भी नहीं कर पाता, तो उसको ईजिली रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिल जाती है और वो पहले ऊपर फिल हो जाता है, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो ये एक बेसिक सी बात आपने ध्यान में रखनी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये श्योर है आपको 99% चांसेस हैं कि आपको एक नंबर में पूछा जाए या बीच में भी वो पूछ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? ये जो मैंने अभी आपको लिगेंड के बारे में बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, वीक फील्ड होता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पावर। ये बोलता है कि लिगेंड्स को हम अरेंज कर देते हैं उनकी स्प्लिटिंग पावर के बेसिस पे, कि जो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो राइट में लिखा जाएगा, ठीक है, और जिसकी पावर सबसे कम होगी स्प्लिटिंग की उसको लेफ्ट में लिखा जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ कि बढ़ते हुए क्रम में आपने इसको लिखा। तो ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये मैंने किसी और बुक से ली है। इसमें बड़े ज़्यादा लिगेंड्स हैं, ये आपको बाद में कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी जब आप हायर स्टडीज़ में भी जाओगे। इसको नहीं अगर आपने याद रखना तो आपने, मैंने ये नीचे वाली और करके लिखा हुआ है, इतनी सफिशेंट है आपको। तो वेरियस लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर एंड दिस ऑर्डर इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप लिगेंड्स को अरेंज करो इन इंक्रीजिंग दियर स्प्लिट पावर की स्प्लिटिंग में, तो उसी ऑर्डर को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो आपको मैं याद रखने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ। जो हेलोजन्स होते हैं वो आपके लेफ्ट साइड होते हैं, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ये आपके वीक लिगेंड होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो पावर अगर इधर को बढ़ रही है तो पहले वीक आएंगे, फिर धीरे धीरे मॉडरेट आ जाएंगे, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये मॉडरेट लिगेंड होते हैं। इथाइलिन डायमीन हो गया, डाइपीरिडिल हो गया, ओफेनेंथ्रोलिन हो गया, फिर आपके पास जो है वो NO2 ग्रुप हो गया, NO2 नेगेटिव, नाइट्रो साइनाइड और कार्बोनाइल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, देखो कार्बोनाइल, साइनाइड, NO2। ठीक है, अमोनिया और वाटर बॉर्डर लाइन है। तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अमोनिया, फिर अमोनिया के बाद आएगा इन डाइपीरिडिल, है ना, इस तरीके से। तो इसी ऑर्डर को क्या बोला? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं? ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉज करते हैं और पेयरिंग कॉज करते हैं। ठीक है, द पावर ऑफ लिगेंड इज टू स्प्लिट द डी ऑर्बिटल। जो होती है इनकी पावर जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कि जो मर्जी मेटल आयन हो, जो मर्जी ज्योमेट्री हो, इनकी पावर वैसी की वैसी रहेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्रिएट्स लार्ज गैप, ये आपको पता है, बिटवीन T2G एंड EG सेट। सो व्हेन मोर देन इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 3 है ये, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो ट्राई टू पेयर द 4th इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। वो T2G सेट में उसको पेयर करने की कोशिश करता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो कैन कॉज पेयरिंग इन T2G सेट व्हेन मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स एडिशनल एनर्जी। तो जो पेयरिंग होती है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हम उसको P से डिनोट करते हैं। तो जितने पेयर होंगे, जैसे मान लो एक पेयरिंग क्रिएट कर रहा है लिगेंड, तो 1 P आएगा, 2 लिगेंड पेयर क्रिएट कर रहा है तो 2 P आएगा, 3 पेयर क्रिएट किए उसने तो 3 P आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी करेंगे हम। तो अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल आपका पूछेगा वो एग्जाम में 5 नंबर का या 6 नंबर का, वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू 2 लेवल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये बोलता है कि क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आपने लिगेंड लिए, मेटल लिया, लिगेंड ने मेटल के डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर दिया, 2 सेट बना दिए T2G एंड EG। अब ये बोलता है कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पहले प्रेजेंट थे, उन इलेक्ट्रॉन को आपने T2G और EG में फिल करना है और एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि कितनी एनर्जी आई। उसी को बोलते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन वो प्रोवाइड कर रहा है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इनटू 2 लेवल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये इसको आपने याद कर लेना है। अब ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू T2G ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन T2G में एंटर करेगा इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 4dq। उसकी स्टेबलाइजेशन होगी बाय एन अमाउंट ऑफ 4dq से। तो हम ये बोल देते हैं कि जैसे ही वो लोअर लेवल में आया तो हम ये मान लेते हैं कि माइनस साइन लगा देते हैं ताकि उसकी एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और जिसकी एनर्जी रेज करेगी हम उसको प्लस साइन दे देंगे। तो जो EG में एंटर करेगा उसको मैं बोल दूंगा +6dq। अगर नॉट की टर्म में चलना है तो वो आपको ये रहेगा। तो इंक्रीज इन एनर्जी, प्लस आपको बताता है इंक्रीज इन एनर्जी और नेगेटिव आपको बताता है लोअरिंग इन एनर्जी। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल सिस्टम हैविंग फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इन स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड। आपको दोनों फैक्टर लगाने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, और कैलकुलेट करनी है CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए, D4 के लिए, D5, D6 सो ऑन D10 के लिए। आपको वो कोई भी दे देगा एग्जाम में इनमें से उठा के।
वो D3 भी दे सकता है, आपको मेंशन कर देगा बिग फील्ड, आपको D6 दे देगा, वो मेंशन कर देगा ऑक्टाहेड्रल। तो आपको वहाँ पे दिमाग लगाना है कि कौन सा सिस्टम दिया, थोड़ा सोचना है, रफली कैलकुलेट करना है, फिर निकालनी है CFSC। तो देखो मैं आपके साथ कैलकुलेट करता हूँ, अपने बुक से भी इसको कैलकुलेट करना है। देखो D1 सिस्टम लिया मैंने पहले, आप इसको ऐसे ड्रॉ करना अपनी कॉपी में, पहले रफ कॉपी में करना, पहले प्रैक्टिस ये सारी। ये D1 सिस्टम लिया मैंने, ठीक है। तो पहले 5 D ऑर्बिटल ऐसे बनाना, ये बुक में नहीं दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो D1 सिस्टम मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन पांचों की एनर्जी क्या है, सेम। तो ये 2 सेट में आपने तोड़ दिए CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। एक बना मेरे पास T2G, एक मेरे पास बना EG। T2 की एनर्जी -4dq से और इसकी एनर्जी 6dq से। तो अब आपको CFSC कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं एक जनरल फार्मूला आपको बता देता हूँ ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के जनरल फार्मूला होता है कि जैसे मान लो आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, जैसे T2G और EG, ठीक है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको मिल सकती है। तो जैसे ये D1 था, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, T2G1 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर में जाएगा फिर अपर में जाएगा। तो एक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी T2G1 EG0, मतलब 2 पावर्स मिल जाएंगी आपको। तो एक की पावर को मैंने मान लिया P, एक की को मान लिया मैंने रैंडम Q, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो CFSC क्या होगी, T2G की एनर्जी हुई थी -4dq से, तो -4dq इंटू मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द T2G जो कि P है, प्लस 6dq, क्योंकि E की एनर्जी क्या होगी 6 से रेज हुई थी, 6dq, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द EG जो कि Q है, ब्रैकेट बंद। तो ये CFSC मेरे पास जनरली आ गई, प्लस n नंबर ऑफ पेयर्स, P स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी, कितने नंबर ऑफ पेयर जो हैं वो वहाँ पे एक्स्ट्रा लिगेंड ने जनरेट किए, ठीक है। तो वो प्लस P आ जाएगा। P है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द T2G सेट, ये P, और ये वाला P नहीं है, इसको P को जो है वो आप पेयरिंग एनर्जी बोलना इसको, ठीक है। ये वाला जो P है ये पावर है, इसको मैं, ये वाला जो P है ना पेयर वाला, इसको मैं स्मॉल p कर देता हूँ इधर, ये स्मॉल p मान लो इसको, ठीक है। इसको कैपिटल P मान लो। तो जो स्मॉल p है ये है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट, और Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट, और N क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज्ड बाई द फोर्सफुल पेयरिंग बाय द लिगेंड ने कितने पेयर जो है वो उसमें जो है वो न्यू बनाए, और P क्या है आपके पास, पेयरिंग एनर्जी। तो ये फार्मूला आपने लगाना है CFSC कैलकुलेट करने के लिए। चलो मैं आपके साथ कैलकुलेट करता हूँ। D1 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है T2G1 EG0, तो फटाफट आप कैलकुलेट करो, फटाफट आप ऐसे लिखो D1 T2G1 EG0, ठीक है। तो CFSC क्या आ जाएगी, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है -4, T2G में 1 है इंटू 1, EG में 0 इलेक्ट्रॉन है तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 0। तो पहले कोई भी पेयर नहीं था, दोबारा भी कोई भी पेयर नहीं है, तो पेयरिंग नंबर ऑफ पेयर कितने आए मेरे पास, 0। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, -4dq, ठीक है। तो वो तो यहीं से भी क्लियर है, जैसे फटाफट आपने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, एक यहाँ आया, तो आंसर कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की कितना आया, -4dq। तो एनर्जी मेरे पास कितनी आई, -4dq। तो D1 सिस्टम में स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्यों, क्योंकि चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे क्या पेयरिंग होगी, कोई पेयरिंग नहीं हो सकती उसमें, ठीक है। तो पेयरिंग होती है D3 के बाद, तो D3 तक ना तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड हो, आंसर सेम आएगा, चाहे वो लिख भी दे, ठीक है। D2 सिस्टम लिया, अगेन आप 5 बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनाओ, तो इसमें कोई पेयर नहीं है, ठीक है। EG सेट बनाया मेरे पास, यहाँ 2 ऑर्बिटल हैं, ये T2G है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, तो देख के पता चल रहा है कि जब ये -4dq है तो -4 × 2 क्या आ जाता है, -8dq, ठीक है। तो वो आप फार्मूला भी लगा लो, -4 × 2 + 0 कोई पेयर नहीं बना, तो -8dq। फिर है D3, 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 ही है इसमें, है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इधर चले गए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वो वीक है, सबसे पहले सबको हंट्स रूल की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर उसके बाद पेयरिंग होती है। तो D3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2G3 और EG0, ये लिखना बड़ा जरूरी है, ठीक है, याद डालो CFSC, यहीं से पता चल जाता है कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो -4dq × 3, और EG में तो 0 है तो +0 आएगा, कोई पेयर नहीं बना, तो आंसर कितना आ जाएगा, -12dq, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है आपके पास D4, इसको जरा समझ लेना, D4 सिस्टम को सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास D4।
D4 में क्या होगा कि दो केस बनेंगे मेरे पास, एक वीक फील्ड का और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का। ठीक है, दो मेरे पास केसेस जो है वो इसमें बन जाएंगे। तो जो वीक फील्ड होगा मेरे पास उसमें हम कैसे करेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम कैसे करेंगे। तो पहले आप ये डायग्राम बना लो, 5 ऑर्बिटल और 2 बिल्कुल क्लोज, और एक केस में आपने 2 ज़्यादा बड़े डिस्टेंस पे बना लेना, T2G और G। तो ऑब्वियस बात है, जिसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, जिसमें कम स्प्लिटिंग होगी वो वीक फील्ड। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपके पास वीक फील्ड है 1 2 3, तो चौथा ऊपर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें वो पेयरिंग नहीं हो पाती। पेयरिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका गैप कम होता है और रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी होती है कि वो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाता है। तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं कि पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू इस डेल्टा नॉट से। ठीक है, डेल्टा नॉट का मतलब होता है कि कितना इन दोनों के बीच में गैप है, तो इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाता है। तो इसको कई बार वीक फील्ड वो आपको बोलेगा नहीं, ये बड़ा दे देगा ऑप्शन में, तो इसका वो मतलब क्या होता है, वीक फील्ड। अगर इसका रिवर्स करूं कि डेल्टा ओ नॉट की वैल्यू बड़ी ज़्यादा है आपकी पेयरिंग एनर्जी से, इतना ज़्यादा गैप है और पेयरिंग एनर्जी बड़ी कम है, तो वो पेयर कर जाएगा इधर चौथा इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफरेंस है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, यहाँ पे पेयर कर गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो पहले वीक फील्ड की बात कर लेते हैं। तो वीक फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन बनती है मेरे पास T2G3 और EG1। तो जब आप कैलकुलेट करते 4dq इंटू 3 प्लस 6 इंटू, एक इलेक्ट्रॉन मेरा EG में है तो 6dq, और इधर आ जाता -12dq और ये प्लस 6dq, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, नेट -6dq। कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं, क्यों, क्योंकि पहले भी कोई पेयर नहीं था और इधर भी कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। इधर देखो कोई पेयर नहीं है, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या करा दिया, इधर पेयर करा दिया, तो एक पेयर बना इधर न्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे देखते हैं हम पेयर। पहले कोई पेयर नहीं था D4 में, लेकिन लिगेंड ने जब क्लोज आए तो स्प्लिटिंग हुई, और इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग हो गई कि एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करना पड़ा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब आप इसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इधर डायग्राम को देख के, T2G4 और EG0, है ना। तो पहले T2G की फीलिंग होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमेशा, जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो। तो -4 इंटू 4, और EG में तो 0 है, और एक क्या बन गया मेरे पास, पेयर, तो -16dq प्लस p। तो हैंस वन पेयर इज कॉज्ड बाय द लिगेंड एज नो पेयर इज प्रेजेंट इनिशियली कोई प्रेजेंट नहीं था, एक पेयर बना तो एक प्लस p आ गया। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये p कैसे आया, एक p कैसे आया, 2p कैसे आया, तो इस तरीके से इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे पास किसका आंसर, D4 का। D5 में भी आप सिमिलरली अप्लाई करो। तो मैं डायरेक्ट डायग्राम पे आ रहा हूँ। D5 अगर वीक फील्ड है, वीक फील्ड का मतलब पेयरिंग एनर्जी बड़ी ज़्यादा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग एनर्जी बड़ी ज़्यादा है। तो पेयरिंग एनर्जी बढ़ ज़्यादा है तो वहाँ पे पेयर होगा ही नहीं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो आप फटाफट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, T2G3 EG2 कैलकुलेट करो। इसमें कोई पेयर नहीं है, इधर भी कोई पेयर नहीं आपको दिख रहा है, तो पेयरिंग एनर्जी 0। -4dq इंटू 3 इंटू 6dq इंटू 2, क्यों, क्योंकि 2 है और इधर 3 है, नेट आंसर कितना आ गया, 0। तो D5 में वीक फील्ड में 0 जो है वो मेरे पास जो है वो एनर्जी होती है। और एक बात ये ध्यान रखना कि वीक फील्ड में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका मतलब होता है कि इधर भी अनपेयर्ड है, इधर भी अनपेयर्ड है, तो आपको नेट स्पिन जो होती है वो सम हो जाती है, तो वो हाई स्पिन होती है। और जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देते हो, तो नेट स्पिन क्या आती है, लो आती है, इसलिए हम उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसको भी देख लेते हैं, CFSC की 5 ये मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके भी जो है वो आप क्या करो, पेयरिंग करो। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन पहले मैंने दे दिया। अब ये जंप नहीं कर पाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों पर, ये पेयर कर जाएंगे क्योंकि इसमें डेल्टा ओ की वैल्यू जो है वो बड़ी ज़्यादा होती है। तो अब आप कैलकुलेट करो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, T2G5 EG0। तो CFSC कितनी आ जाएगी इसकी, -4 इंटू 5 प्लस 0, और इधर कोई पेयर नहीं था, इधर कितने पेयर आ गए, न्यू 2, तो इसका क्या आ जाएगा, 2p। तो आंसर क्या आ जाएगा, -20dq प्लस 2p। ठीक है, सिमिलरली D6 है, तो वीक फील्ड में तो कुछ नहीं है, D6 है आपके पास। अब ये ध्यान रखना कि इसमें एक पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। D6 जब आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6, तो एक पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब आप D6 की वीक फील्ड में करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा बाय डिफॉल्ट। तो एक पेयर इधर भी है, एक पेयर इधर भी है, तो कोई नया पेयर थोड़ा ना बना। ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी वीक फील्ड में अभी भी। तो CFSC जब आप कैलकुलेट करोगे तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, T2G4 और EG2। ठीक है, तो फिर आपको ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना, आंसर आएगा -4dq। सिमिलरली D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पहले तो क्या करेगा ये,
पहले क्या कर जाएगा ये, सॉरी इधर ना इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ऊपर, ठीक है, ये मैंने गलत जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इधर नहीं इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर कोई इलेक्ट्रॉन होंगे। T2G6 है ना, तो एक 5 ही है और एक इधर पेयर बना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 नीचे ही आ जाएंगे, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2G6 EG0। तो पहले एक पेयर था, अब कितने पेयर हैं टोटल 3, तो नए कितने क्रिएट हुए 2, तो अभी भी 2p आएगा, है ना। देखो पहले एक पेयर था, बाद में कितने 3 पेयर है, तो एक था पहले तो नए 2 बने, तो कितने नए बने उसी को हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। CFSE कितनी आ जाएगी आप कैलकुलेट कर लो, 6 × 4 और EG में 0 है तो -24 DQ + 2p। सिमिलरली D7 में भी आपने ऐसे ही करना है, वीक फील्ड में आपने कैलकुलेट करनी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैलकुलेट करनी है, पेयर देखने हैं, इसमें अब 2 पेयर पहले थे, इधर भी 2 पेयर आ रहे हैं तो कोई नई पेयरिंग नहीं हुई, इधर 2 पेयर थे, ठीक है, इधर 3 पेयर आ रहे हैं तो एक पेयर एक्स्ट्रा आया तो अब +p हो जाएगी D7 में, ठीक है। तो आंसर आप कैलकुलेट करना D7 में। फिर सिमिलरली D8 में भी आपको ऐसे ही आएगा, D8 में पहले 3 पेयर थे, इधर भी 3 आए, इधर भी मैंने बनाया नहीं है, इधर 3 पेयर थे तो 3 पेयर ही आए, तो नेट अभी कोई p नहीं आएगी, तो आंसर सेम आ जाएगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही है, T2G6 EG2, वीक फील्ड में भी और स्ट्रॉन्ग में भी T2G6 EG2, तो आंसर मेरा कॉमन आ जाएगा। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि डिफरेंस आए आंसर में। D9 में भी सेम होगा, तो मतलब D8 D9 और D10 में आंसर मेरा सेम आ जाएगा, जैसे मेरा D1 D2 D3 में आता था। तो आपको ये हिंट बता दूं, स्टार्टिंग के 3 D1 D2 D3 और लास्ट के 3 कौन कौन से, D8 D9 D10, इनमें आंसर सेम आता, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वो वीक फील्ड हो। आप करके देख लेना, और पेयरिंग p का भी आपको पता लग गया कि कैसे आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो आप ये प्रैक्टिस करना है इसकी, और आप कहाँ से करोगे इसको, आप इसको इस टेबल से भी देखना कोरिलेट करके, ये पढ़ लेना आप थ्योरी, है ना, ये पढ़ लेना आप थ्योरी ये वाली, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। और इस टेबल से आप कैलकुलेट करना कि ये D1 D2 D3 D4 D10 सिस्टम है, ये वीक फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ये वीक फील्ड में CFSE आएगी, क्योंकि इसने दी नहीं हुई है इन 3 की, क्योंकि इन 3 में भी यही आंसर आएगा, ठीक है। और जो लास्ट के 2 हैं इनमें भी यही आंसर आ रहा है, 3 में बल्कि यही आंसर आएगा, तीसरा इसने दे दिया हुआ है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में इसने अलग से दे दी है, इधर P2P कैसे ये आया, ये अब आपको आइडिया होगा कि कैसे पेयर हम देखते हैं कि पहले कितने पेयर थे, नेक्स्ट कितने पेयर बने, तो नए कितने बने, वो पेयरिंग एनर्जी की फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा। तो आप ये टेबल करना ऑक्टाहेड्रल फील्ड का, और फिर जो है वो मैं आपको टेट्राहेड्रल का भी जो है वो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो टेट्राहेड्रल का अगला आपको क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल के केस में आप क्या करना कि इस तरीके का आप क्यूब ड्रॉ करना पहले, और उस क्यूब को मैंने फिर आगे फर्दर किया, आप तो एक ही क्यूब ड्रॉ करोगे। जो एडजेसेंट होती हैं ये वाली, इधर 2 लिगेंड और इधर जो एडजेसेंट होंगी इनमें 2 लिगेंड, और बीच में आपने इस लाइन के और इस लाइन के बीच में इधर इस लो मेटल बना देना है, और लाल कलर से मैंने इनको जोड़ा हुआ है, ये मेरे बॉन्ड है, ये मेरी आयनिक इंटरेक्शन है इनके साथ, लिगेंड के साथ। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और एक ऐसे बना दो एक्स एक्सिस है, और ये बाई एक्सिस है ये वाली, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना, अपनी बुक में भी देखना है ये डायग्राम। तो मेन पॉइंट इसमें ये है कि टेट्राहेड्रल के केस में ये जो मेरी टेट्राहेड्रल बनी जिसमें मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो करते हैं बिटवीन द एक्सिस। अब वो एक्सिस के लॉन्ग नहीं आ रहे हैं, देखो इस डायग्राम में एक्सिस तो मेरी ये है, ठीक है, तो एक्सिस पे तो एक भी लिगेंड नहीं है। तो जो लिगेंड अप्रोच करते हैं टेट्राहेड्रल में मेटल को, वो करते हैं बिटवीन द एक्सिस। तो वो डी ऑर्बिटल्स वो सेम वैसे के वैसी सारी कहानी कि पहले 5d ऑर्बिटल थे, फिर वो 4 लिगेंड ने स्फेरिकली सिमेट्रिकली, ये सब की एनर्जी बढ़ गई। अब कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे आएगा ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या ज्योमेट्री है। तो वो डी ऑर्बिटल जो टेट्राहेड्रल में जो है वो बिटवीन द एक्सिस जो है वो लिगेंड आ रहे हैं, तो वो डी ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बिटवीन द एक्सिस 3 थे, कौन कौन से, dx/, dy/z और dx/z। और वो ऑर्बिटल्स dx² - y² जो और dz² जो लोस पे लाई करते हैं, एक्सिस पे लाई करते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो नेट एनर्जी मेरे पास जो है वो कांस्टेंट होगी। तो 3 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो आपको पता है कि 2 की जो है वो 6dq से डिक्रीज होगी, और इनकी जो बढ़ेगी वो 4 से करेगी बेरी सेंटर रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 की बढ़ी तो 12 और इधर की 2 की जो है वो घटी, तो ये भी 6 और 2
2 से मल्टीप्लाई किया तो 12। तो अब रिवर्स हो गया, वो 2 इधर आ गए, 6 इधर आ गया और 4 ऊपर आ गया। बट जो डाउन में आता है उसकी माइनस और जो अप में जाता है वो प्लस, वो उसमें भी वैसे ही था। इसी गैप को 10d³ बोलते हैं। तो ये बनी मेरी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो आप यही डायग्राम जो है वो आपने रिवर्स करनी है टेट्राहेड्रल में जो ऑक्टाहेड्रल में थी। और ध्यान ये रखना कि ऊपर वाला बना T2 और नीचे वाला मेरा बना E। इसमें G नहीं यूज़ करते टेट्राहेड्रल में, ध्यान रखना। सबस्क्रिप्ट G नहीं यूज़ होगा इसमें, T2 सेट और मेरे पास क्या बनेगा E सेट। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी मेरी E⁻P और T2⁻Q, जो भी मेरे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन होगी, है ना। तो इसमें अब E वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 6 से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज, -6। हाँ, तो CFSE जो है वो क्या आ जाएगी इस केस में, CFSE आ जाएगी इसमें -6d³ इंटू P प्लस जो है वो 4d³ इंटू Q। ठीक है, तो इस तरीके से CFSE जो है वो आप निकालोगे टेट्राहेड्रल के केस में। ठीक है, और टेट्राहेड्रल के केस में एक बात मैं आपको ये बता दूं कि टेट्राहेड्रल के केस में जो है वो हमेशा जो है वो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यों बनता है वो आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इसमें आपने पेयरिंग नहीं करनी कहीं पे भी, जो मर्जी लिगेंड दिया हुआ है D1 से लेके D10 तक, एक इलेक्ट्रॉन फिर 1 2 हो गए, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने इधर बना देना है, ऊपर बना देना चौथा, फिर 5वां भी इधर डालना, 6वां भी इधर डालना। ठीक है, फिर इस तरीके से फिर पेयरिंग, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे फिलिंग होगी, फिर वो ऊपर जाएगा। तो इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पेयरिंग एनर्जी का। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपने ये रीड कर लेना है। टेट्राहेड्रल के भी न्यूमेरिकल जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो ये 2 न्यूमेरिकल्स देखो आपको पेज नंबर 259 पे दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 के ये D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको। देखो D7 वीक फील्ड आपको दे रहा है वो न्यूमेरिकल में कि ऑक्टाहेड्रल है, पहले पढ़ना है ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लेना है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा लिगेंड है, कौन सी ज्योमेट्री है। ठीक है, फिर रफ डायग्राम ड्रॉ करनी है कि ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं, टेट्राहेड्रल में 2 नीचे होते हैं और 3 ऊपर होते हैं। ठीक है, और कितने कितने अमाउंट से एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो आप केयरफुली ऐसी डायग्राम ड्रॉ करके, ये जैसे मैंने की है वैसे इसको सॉल्व करके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, और यहाँ से आपको ये 6 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इतना रिवाइज कर लें, बाय ये नोट्स आपको भेजता हूँ, फिर अगला लेक्चर जो है वो आपको उसके बाद बताऊँगा।